हेलो गाइस, यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल नीट फॉर एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देती है। इन कॉन्सेप्ट्स को जानने के बाद आपको पता चलेगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेमोराइजिंग पार्ट बहुत ही लेस है, जबकि मैक्सिमम पार्ट्स को इन कॉन्सेप्ट्स के द्वारा ही बहुत ब्यूटीफुली हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे आपको इस चीज़ में भी आसानी होगी कि आपको एनसीईआरटी को बार बार रटना नहीं पड़ेगा। आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हो तो जितने भी ट्रेंड्स हमें देखने को मिलती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट के हो, बॉइलिंग पॉइंट के हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के हो, डेंसिटीज़ के हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज़ के हो, एसिडिक स्ट्रेंथ हो, बेसिक स्ट्रेंथ हो, और ना जाने कितने सारे और भी ट्रेंड्स हैं, उन सभी ट्रेंड्स को आप बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से, दैट इज़ स्क्रीनिंग इफेक्ट। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी स्क्रीन का काम क्या होता है। जब भी हम लोग एक खिड़की के सामने स्क्रीन डाल देते हैं तो खिड़की के उस पार जो होता है वो हमें या तो कम दिखाई देता है या फिर कुछ केसेस में बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो जाता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ये एक ऐसा इफेक्ट है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होता है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से थोड़े डिस्टेंस पे सिचुएटेड होते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट में, दैट इज़ applicable generally for outer orbital electrons। इन आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्लूडेड होंगे, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आउटर ऑर्बिटल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये आप ध्यान में रखें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अ टाइप ऑफ आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, बट ऑल आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक बात पकड़ लें, एक एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें एक एलिमेंट की जिसमें 3 शेल्स हैं, n=1, n=2 एंड n=3। तो n=1 हमारे लिए हो गया इनर शेल, ठीक है। तो n=1 के रिस्पेक्ट में n=2 और n=3 हमारे हो जाएंगे आउटर शेल। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। इस केस में आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? n=3, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग समझ जाते हैं कि n=3 हमारा वैलेंस शेल है और n=2 और n=3 दोनों हमारे आउटर ऑर्बिटल शेल हो जाएंगे अगर हम लोग n=1 को हमारा रेफरेंस पकड़ें तो। कमिंग टू द मेन पॉइंट, तो बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट में होती क्या है कि आउटर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे फेस अ न्यूक्लियर चार्ज और द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑफ दिस लेस मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, of the less magnitude as they should have if the inner orbital electrons were absent, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आप एक समझ लो, एक खिड़की है, ठीक है। खिड़की से सनलाइट अंदर आ रही है, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने खिड़की के सामने एक स्क्रीन डाल दिया, तो क्या होगी, आइदर सनलाइट कम आएगी या तो सनलाइट आने बंद हो जाएगी, ठीक है। तो सनलाइट जनरली क्या होती है कि स्क्रीन तो पूरे पूरे ओपैक नहीं होते, तो थोड़ी थोड़ी सनलाइट आती रहती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे हमने स्क्रीन डाल दिया तो सनलाइट आनी कम हो गई, ठीक है ना। तो वही चीज़ें होती है जो कि आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। न्यूक्लियस में जितनी चार्ज होती है उतनी चार्ज जो है आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। इनर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को जो है वो शील्ड कर देते हैं, या फिर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से उसको थोड़ी थोड़ी वंचित कर देते हैं, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि पार्शियल रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज experienced by outer orbital electrons।
अब सबसे मेन चीज़ ये है, हमें अब ये चीज़ है देखनी है कि स्क्रीनिंग एबिलिटी किसकी ज़्यादा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड करने की कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है। जाहिर सी बात है कि जिसकी साइज़ कॉम्पैक्ट होगी वो ज़्यादा अच्छे से आउटर ऑर्बिटल को स्क्रीन कर पाएगा या फिर न्यूक्लियर चार्ज को वो शील्ड कर पाएगा, ठीक है ना। फिर से आप वो खिड़की और स्क्रीन की बात सोचिए, अगर हमने बहुत पतला सा स्क्रीन लगाया तो क्या होगी, जो सनलाइट जो पहले आ रही थी और स्क्रीन लगाने के बाद जो सनलाइट अंदर आएगी उन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बहुत मोटा, बहुत थिक अगर आपने स्क्रीन लगा दिया विंडो के सामने, तब सनलाइट जो स्क्रीन लगाने के बाद आ रही है वो बहुत बहुत कम हो जाएगी। वही केस यहीं पे भी होती है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम लोग ऐसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी ऑर्बिटल की साइज़ कितनी कॉम्पैक्ट है। जो ज़्यादा डिफ्यूज ऑर्बिटल होगी उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट उतनी लेस होगी, जितनी कॉम्पैक्ट ऑर्बिटल होगी उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट उतनी स्ट्रॉन्गर होगी। तो स्क्रीनिंग मतलब या फिर सबसे अच्छा होगा, इसको हम लोग शील्डिंग पावर की अगर हम लोग कहें, फॉर सेम एन मतलब सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर सेम शेल, अगर सेम शेल की अगर हम लोग ऑर्बिटल्स की बात करें तो शील्डिंग पावर की कैपेसिटी होती है S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F, ठीक है। तो अगर मैं एक बात कहूँ कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि मेरा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4s है। अब 4s के अंदर मेरे कौन कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। अगर आप अफबाउ प्रिंसिपल फॉलो करते हो तो हम लोग 4s के पहले इमीडिएटली हम लोग 3s को भरते हैं या फिर हम लोग 3p को भरते हैं, करेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि s और p में से p की साइज़ क्या है, ज़्यादा डिफ्यूज्ड है s कम्पेयर टू s। तो P की जो शील्डिंग पावर होगी वो S के कंपैरिजन में लेस होगी। S ज़्यादा स्ट्रांगली शील्ड कर देगा इस 4s इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज एज कम्पेयर टू योर 3p, ठीक है ना। तो हम लोग इसी को कंपेयर करके बता सकते हैं कि शील्डिंग पावर जो होगी 3s की ज़्यादा होगी और 3p की लेस होगी, ठीक है। तो यही होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत वाइड स्प्रेड एप्लीकेशंस होती हैं। ये एक नेक्स्ट वीडियो एक रिलीज़ होने जा रही है, इस पे आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स की बहुत ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस आप देख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर। आवर सेकंड कॉन्सेप्ट विल बी एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी को यूज़ करके हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल को बहुत भली भांति एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सचेंज एनर्जी का कितना बड़ा रोल है मैं आपको ये समझाता हूँ। सबसे पहले हाफ फील्ड का मतलब है, फॉर एग्जांपल पी ऑर्बिटल अगर हम लोग लेंगे तो पी में हम लोग मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो इसको हम लोग फुल फील्ड कहेंगे, और हम लोग जब 3 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तब इसको हम लोग हाफ फील्ड कहेंगे, सही बात है। तो हम लोग जब ग्रुप 15, आपको एक अगर एग्जांपल की तरह मैं बताऊं तो हम लोग कहते हैं कि ग्रुप 15 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है वो ग्रुप 13 से भी ज़्यादा होती है, ग्रुप 14 से भी ज़्यादा होती है और ग्रुप 16 से भी ज़्यादा होती है। इसके रीज़न हम लोग जनरली बता देते हैं कि इसकी रीज़न ये है कि ग्रुप 15 में जो होती है यहाँ पे P3 कन्फिग्रेशन होती है, मतलब आउटर ऑर्बिटल में वैलेंस शेल में P3 कन्फिग्रेशन है जो कि हाफ फील्ड है, इसलिए जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसकी। तो वहाँ से आयनाइज करना या फिर किसी इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फेरबदल करना हमारे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सचेंज एनर्जी मतलब होती क्या है। तो एक्सचेंज एनर्जी में सबसे पहले हम लोग पी ऑर्बिटल ही लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 और ये हमने कर दिया हाफ फील्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास में P3 कॉन्फ़िगरेशन है। अब एक्सचेंज एनर्जी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो
दोनों या फिर दो या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो कि सेम एनर्जी में हैं वो अपना पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे, और उस एक्सचेंज करने के दरमियान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग एक्सचेंज एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो जितने भी ऑर्बिटल होते हैं किसी भी सबशेल में वो सभी डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। आइसोलेटेड एटम में कोई भी सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल होते हैं सभी डीजेनरेट होते हैं, मतलब सभी सेम एनर्जी के होते हैं। तो हम लोग इन तीनों ऑर्बिटल के नाम ले लेते हैं px, py एंड pz। तो px में जो इलेक्ट्रॉन है, py में जो इलेक्ट्रॉन है और pz में जो इलेक्ट्रॉन है सभी की एनर्जी सेम है। तो हम लोग चलो एक का नाम देते हैं a, इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम हमने बी दे दिया, इसका नाम हमने सी दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा, सिंस ए बी और सी तीनों की एनर्जी सेम है तो ये तीनों क्या कर सकते हैं, ये तीन क्या करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें जो ए है वो किसके साथ एक्सचेंज करेगा, या फिर कर सकता है, बी के साथ कर सकता है। ए हमारा सी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन। अच्छा, बी की अगर हम लोग बात करें तो वो सी के साथ अपनी एक्सचेंज कर सकती है। बी की एक्सचेंज हम लोग ए के साथ नहीं करेंगे क्योंकि हमने ए बी टाइप की एक्सचेंज को हमने पहले ही मेंशन कर दिया है। सी और ए के बीच में हम क्यों नहीं करेंगे फिर से मेंशन, क्योंकि हमने पहले ही इसको बता चुके हैं कि सी और ए पहले ही एक्सचेंज हो चुके हैं। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि बी और सी एक्स्ट्रा एक्सचेंज हो सकते हैं। तो हमारे पास में 3 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल, 3 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल। तो इसके दरमियान हम एक्सचेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि पोजीशन एक्सचेंज करना। इसका मतलब जो है कि जो आपकी ऑर्बिटल्स हैं या फिर जो सबशेल है एज अ होल उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब स्टेबिलिटी आने का मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी है ऑर्बिटल की वो लोअर हो रही है, वो कम हो रही है एनर्जी, क्योंकि एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है किसी सिस्टम की वो सिस्टम उतनी ज़्यादा अनस्टेबल होती है। इसलिए एनर्जी रिलीज होनी है, अगर किसी सिस्टम को स्टेबलाइज करनी है तो हमें एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी जो रिलीज होगी, so the energy released in this process is called exchange energy। ये बात आपको समझ लेनी है। एक्सचेंज एनर्जी समझ में आ गई? अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी डाउट आप लिख देना, मैं अगर पॉसिबल होगी तो कमिंग वीडियोस में मैं आपके डाउट्स को एड्रेस करूँगा। ठीक है, तो ये बात गई एक्सचेंज एनर्जी की। ये सिर्फ हमने पी ऑर्बिटल के लिए डेमोन्स्ट्रेट किया है, लेकिन ये जितने भी सबशेल्स हैं, चाहे एस हो, पी हो, डी हो या एफ हो, जी हो या एच हो, कोई भी अगर आप सबशेल या कोई भी ऑर्बिटल लेते हो तो उसके लिए एक्सचेंज एनर्जी की प्रिंसिपल हमेशा वैलिड होगी कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स के केस में जितनी ज़्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल होंगी उतनी ज़्यादा आप स्टेबिलिटी गेन कर सकते हो किसी सिस्टम के लिए। ओके, अब हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाने से पहले हमने तो ये हाफ फील्ड के लिए एक्सप्लेन किया था एक्सचेंज एनर्जी। फुल फील्ड के लिए भी सेम ही होगी केस। फुल फील्ड केस में हमने देख सकते हैं यहाँ पे कि फुल फील्ड जब हम लोग करेंगे किसी ऑर्बिटल को, चलो मैं फिर से आपको पी ऑर्बिटल ले लेता हूँ। फुल फील्ड हमने कर लिया, ठीक है ना। हम जब लोग फुलफिल्ड करेंगे तो ये वाली इलेक्ट्रॉन इसके साथ पोजीशन अल्टरनेट कर सकती है, ये वाली इलेक्ट्रॉन इसके साथ पोजीशन अल्टरनेट करेगी। ठीक है, फिर तो हमने ये हो गया कि पहले मतलब फुल फील्ड का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ हाफ फील्ड। इसका मतलब 2 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं एज अ हाइपोथेटिकल नोट, असली में होता नहीं है। अगर आप हाइपोथेटिकल ऐसे सोचो तो इसका मतलब ऐसे हो जाएगा। माइंड इट, ये असली में होता नहीं है, ऐसा अरेंजमेंट कभी नहीं होता, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के वास्ते मैं ऐसे आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता ही नहीं है। इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ अलग कर रहा हूँ। चलो, मैंने अप स्पिन वाले दिखा दिए और जो डाउन स्पिन वाले थे मैंने ऐसे करके दिखा दिया। तो इसके 3 एक्सचेंज होंगे, इसके 3 एक्सचेंज होंगे। टोटल एक्सचेंज आपके कितने हो गए? 6 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल। तो देखो,
अगर यहाँ पे जब हमने हाफ फील्ड किया था इसके केस में 3 एक्सचेंज पॉसिबल थे, जब हमने फुल फिल किया तब इसके केस 6 एक्सचेंज पॉसिबल थे। अब देखो इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा कि इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जब फुल फिल्ड है तो ज़्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल है, तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो एक्सचेंज एनर्जी की ये कॉन्सेप्ट थी।